जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो एक्स सर्विसमैन बैंक में भर्ती होते हैं, चाहे वो किसी भी रोल में हो, उन लोगों का जो पीएफ है उसका क्या सिस्टम रहता है, किस प्रकार से उनका पीएफ कैलकुलेट होता है, किस प्रकार से उनका पीएफ सैलरी से कटता है और किस प्रकार से उस पीएफ को यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है वो बैंक में काफ़ी रोल्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन एज ए गार्ड भी भर्ती होते हैं बैंक्स के अंदर, एक्स सर्विसमैन एज ए क्लर्क भी भर्ती होते हैं और कुछ एक एक्स सर्विसमैन जो क्लर्क से या गार्ड से प्रमोट होकर ऑफिसर ग्रेड में भी जाते हैं। तो सभी कैडर्स के अंदर आपको एक्स सर्विसमैन इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जो प्रोविडेंट फंड के जो रूल हैं, पीएफ के जो रूल हैं, वो सभी के लिए समान है और समान ही रूल्स बैंक में लागू होते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरी है वो कहाँ पर है, उसी हिसाब से आपके जो पीएफ की कटौती होती है। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि जो पीएफ है वो किसके बेस के ऊपर कटता है। तो पीएफ नॉर्मली अभी जो बैंकों की अगर एग्जांपल लें तो अभी 10% का जो पीएफ है वो कट रहा है और इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आपकी बेसिक पे प्लस आपकी जो पर्सनल और कोई भी एक्टिंग अलाउंस है वो सभी इसमें काउंट होते हैं। आपका इसमें डीए काउंट नहीं होता है, आपका एचआरए काउंट नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस काउंट नहीं होता है और बाकी के जो अलाउंसेज हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ आपके जो बेसिक पे और जो आपको आपकी जो ग्रेड के हिसाब से, आपकी जो डेजिग्नेशन के हिसाब से जो अलाउंस मिलते हैं वो आपके काउंट होते हैं। अभी सवाल ये आता है कि वो कौन कौन से अलाउंस है और किस प्रकार से काउंट होते हैं। तो चलिए इसको एक पे स्लिप के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों इस पे स्लिप में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेसिक है वो 30,230 है। यहाँ पर मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर जो बेसिक पे है 30,230 रुपये है और बाकी के जो अलाउंस देख रहे हैं जैसे डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, तो ये सारे वो अलाउंस हैं जो कि सभी लोगों को मिलते हैं समान रूप से और इसमें कोई अलग से उनका डेजिग्नेशन का कोई अलाउंस नहीं है। इसमें एक ही अलाउंस आपको जो दिख रहा है वो है स्पेशल पे। ये डेजिग्नेशन के हिसाब से होती है कि आप जिस ग्रेड में होते हैं वहाँ पर ये मिलती है, तो इसको हम अपनी पर्सनल अलाउंस के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक आपकी बेसिक पे, एक आपकी स्पेशल पे न्यू। हालांकि कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन इस पे स्लिप की बात करें तो इसमें ये दो चीज़ें ही काउंट होंगी आपके जो पीएफ के कटौती के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपकी जो बेसिक पे है वो 30,230 रुपये है, प्लस जो आपका स्पेशल पे न्यू का अलाउंस है जो आपका डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलता है वो आपका 1,640 है। तो इस प्रकार से टोटल आपका 31,870 रुपये बनते हैं, जिसका की जो 10% हम लगाएं तो वो बनता है 3,187। तो आप राइट साइड में देख रहे होंगे कि जो 3,187 है वो यहाँ पर पीएफ डिडक्ट हुआ है आपकी सैलरी से। तो ये एक एग्जांपल था कि आपका जो बेसिक और आपका जो पर्सनल अलाउंस कैसे इसमें शामिल होता है। एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप तीन जो बॉक्सेस देख रहे होंगे, तो पहला आपका बेसिक पे, दूसरा आपका स्पेशल पे न्यू जो हम पिछले स्लाइड में समझ चुके हैं, और एक आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे होता है, यह भी आपका पर्सनल अलाउंस में आता है। क्योंकि यह कब मिलता है, जब आप अपने जो सैलरी के हाईएस्ट ग्रेड पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ से आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे मिलने लग जाता है, तो इसकी गिनती भी आपकी जो पर्सनल अलाउंस के अंदर होती है। तो यहाँ पर हम तीन कंपोनेंट्स को लेंगे, तीन कंपोनेंट्स की टोटल करें तो यहाँ पर इनका टोटल आएगा 58,490 और उसका जो 10% अगर लगाएं तो उसका आएगा 5,849 रुपये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पीएफ की जो कटौती हुई है 5,849 रुपये, यानी कि 10% यहाँ पर कटौती हुई है। दोस्तों अभी इसमें क्या होता है कि जो 10% आपका जो पीएफ है ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, जो भी आपकी सैलरी में से बनेगा, और इतना ही पैसा आपका बैंक जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर पीएफ शीट के अंदर देख रहे होंगे कि बैंक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है हर महीने का, और हर महीने यहाँ पर जो मेंबर है, जो एम्प्लॉयर है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक साथ चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आज की डेट में जो पीएफ, टोटल पीएफ कितना है, तो ये दोनों चीज़ें प्लस होंगी। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग 3,50,000 बैंक का कंट्रीब्यूशन है और लगभग 3,50,000 इसका मेंबर का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर अगर टोटल पीएफ की बात करें तो ये टोटल पीएफ लगभग यहाँ पर 7 लाख के आसपास माना जाएगा। दोस्तों जो सेना में पीएफ का रूल होता है, जैसे जिसको हम आर्मी
पर्सनल प्रोविडेंट फंड बोलते हैं या नॉर्मल शब्दों में जिसको हम फंड भी बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से उसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं, और उसके बाद फिर जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कब विड्रॉल करना चाहें, उसके लिए आपको नॉर्मल एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और उसके बाद आपका जो बैलेंस बचता है उसमें फिर आप आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बैंक के अंदर पीएफ का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पर जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही बैंक कंट्रीब्यूट करेगा, और जो बैंक कंट्रीब्यूट करेगा वो भी आपका ही हिस्सा माना जाएगा। यानी कि जैसे कि आप इस सीट में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका पीएफ है वो 7 लाख रुपए माना जाएगा। दोस्तों, अभी ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कि जैसे सेना में हम उस पीएफ को यूज़ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अपना काम में ले सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो पीएफ है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसके लिए बैंक में ये सिस्टम है कि आप इस पीएफ के ऊपर एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवा सकते हो। अभी ओवरड्राफ्ट अकाउंट का मतलब क्या है? तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट का मतलब है कि जो ये 7 लाख रुपये के आसपास आपको रकम दिखाई दे रही है, ये आप अपनी ओडी के अंदर यानी कि ओवरड्राफ्ट के अंदर आ जाएगी। उसका एक प्रोसेस होता है, छोटा सा प्रोसेस है। आपका जो भी बैंक ब्रांच है वहाँ पर ये ओडी अकाउंट आपका खुल जाएगा, और उस ओडी अकाउंट का एक नया अकाउंट नंबर जनरेट होगा, और उसके बाद ये जो 7 लाख है तो वो 7 लाख रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी उस अकाउंट के बाद उसमें कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है कि वो जो अकाउंट होता है उसमें फिर आपको जितना आप पैसा यूज़ करेंगे आपको उतना ही ब्याज देना पड़ेगा, और बाकी जो चीज़ों से कम ब्याज देना पड़ेगा। जैसे बाकी आप अगर आप दूसरे अकाउंट्स की बात करें, लोन्स की बात करें, तो उनसे आपको कम ब्याज देना पड़ेगा। तो ये आपकी ओडी क्रिएट हो जाती है। अभी बात आती है कि इसकी लिमिट कितनी है। तो ये लिमिट टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे ही बाइपर्टेट आता है ये लिमिट इन्हेंस हो जाती है। और फिलहाल अगर बात करें तो जैसे गार्ड्स के लिए लिमिट 7 लाख रुपए, क्लर्क के लिए लिमिट 10 लाख रुपए, और ऑफिसर के लिए लिमिट 15 लाख रुपए। टाइम टू टाइम ये लिमिट चेंज होती रहती है। दोस्तों, अभी सवाल उठता है कि ये जो हमारी ओडी लिमिट बनेगी इस पे हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो इस पे जो हमको ब्याज आज की डेट में देना पड़ता है बैंक एम्प्लॉइज़ को, वो देना पड़ता है 5.95%। यानी कि आप नॉर्मली कहीं से अगर लोन लेते हो, पर्सनल लोन देते हो, तो वहाँ पर आपको 11 से 12% ब्याज देना पड़ता है, और यहाँ पर ही आपको लगभग उससे आधा ही ब्याज देना पड़ेगा, 5.95%। इसमें एक और फैसिलिटी ये है कि मान लीजिए आपने 7 लाख रुपये की ओडी ली और आज आपको 5 लाख की ज़रूरत है, तो आपने उसमें से 5 लाख यूज़ कर लिए, तो बचे हुए 2 लाख के ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपका उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जो आपकी रकम है, जो ओडी अकाउंट से आपने बाहर की है या जिसको यूज़ किया है। मान लीजिए कि आपने कुछ दिन के बाद वो 7 लाख रुपए वापस ओडी में डाल दिए, तो आपको कोई उसका ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो सिर्फ आपकी लिमिट बन जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हमको ज़रूरत हो हम उसको यूज़ करें और बाकी टाइम उसमें पैसा डाल दें। दोस्तों, जितने भी बैंक एम्प्लॉय होते हैं, खासतौर पे एक्स सर्विसमैन, जिसमें गार्ड्स भी रहते हैं, क्लर्क भी रहते हैं, ऑफिसर भी रहते हैं, वो सारे ओडी लिमिट को यूज़ करते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती रहती है, और बहुत सारे अदर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं कि जिनमें हम पैसा लगा सकते हैं। अगर हमको ज़रूरत नहीं भी है तो हम ओडी लिमिट लेके उस पैसे को किसी अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड में यूज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं, लगभग आप मान के चलिए कि सारे ही लोग 100% ओडी लिमिट को यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।